हेलो दोस्तों, डॉक्टर मनीष सर पीसीबी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था सेल थियरी के बारे में, सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, तो ध्यान से समझिएगा। स्टार्ट करते हैं। दे हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है उसका कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, और जो ऑर्गेनेल भी उसमें पाए जाते हैं उनका भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, तो दे हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ठीक है, they have no membrane bound organelle, they have no membrane bound nucleus and organelles। ठीक है, कोई मेम्ब्रेन से बंद ऑर्गेनेल भी नहीं होता है और जो न्यूक्लियस होता है वह भी मेम्ब्रेन से बंद नहीं होता है। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस में पाए जाने वाले जो भी मटेरियल होंगे वे सब पूरे सेल के अंदर बिखरे रहते हैं, और जो भी ऑर्गेनेल पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में उनमें भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। ठीक, प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन से सेल्स आते हैं? दे इंक्लूड बैक्टीरिया। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया आते हैं, ब्लू ग्रेन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। ठीक है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो कि सबसे छोटी सेल है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में आप देख रहे हैं इसमें बैक्टीरिया सेल है, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, माइकोप्लाज्मा है एंड पीपीएलओ हैं। ये सब हैं प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल। ठीक है, आगे देखें। दे आर जनरली स्मॉलर। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वे स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं, एंड मल्टीप्लाई मोर रेपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, इनमें जो मल्टीप्लिकेशन होता है वह यूकैरियोटिक सेल से तेज होता है। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रेपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल की तुलना में प्रोकैरियोटिक सेल की साइज स्मॉलर है, छोटी है, और यह अपनी संख्या को यूकैरियोटिक सेल की तुलना में बहुत तेज़ी से इंक्रीज करते हैं। दे आर जनरली स्मॉलर, ठीक है, दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रेपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, दे वेरी इन शेप एंड साइज। इनकी शेप और साइज भी जो है अलग अलग होती है। सबका शेप साइज क्या होता है? अलग अलग होता है। दे वेरी इन शेप एंड साइज। एग्जाम्पल अगर देखें, बैक्टीरिया है 4 बेसिक शेप। बैक्टीरिया जो है वो 4 बेसिक शेप में पाया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं इनकी शेप और साइज जो है बदलती हैं, वेरी करती हैं। जैसे बैक्टीरिया की ही बात किया जाए तो बैक्टीरिया की जो शेप है वह 4 तरह की होती है, 4 बेसिक शेप होते हैं। पहला है आपका बेसिलस, कोकस, विब्रियो, स्पाइरलम। ठीक है, तो शेप आप देख रहे हैं कि पहला है आपका बेसिलस शेप। ठीक है, बेसिलस शेप। फिर है आपका कोकस शेप। ठीक है, बेसिलस शेप जो कैसा होता है? डंडा आकार, डंडे के आकार का, रॉड शेप, बेसिलस शेप। कोकस जो आपका होता है गोल शेप में कोकस कहते हैं। ठीक है, फिर विब्रियो, विब्रियो कामा की तरह होता है, कामा साइज, विब्रियो कहते हैं उसको। और फिर होता है स्पाइरलम, स्पाइरलम इस धागे की तरह। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बैक्टीरिया जो है इसके 4 शेप हैं, बेसिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पाइरलम। ठीक, ये तो एक सिंपल इंट्रोडक्शन प्रोकैरियोटिक सेल का, जिसमें आपने देखा दे हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल। इनका कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल नहीं होता है, बिना मेम्ब्रेन के होते हैं। न्यूक्लियस मटेरियल जो है वे पूरे सेल में फैले रहते हैं
ऑर्गेनेल्स जो होते हैं उनके भी बाउंड मेम्ब्रेन नहीं होता है, बाउंड मेम्ब्रेन में नहीं होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर कहा जाए प्रोकैरियोटिक सेल का तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, बीपीएलओ, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दे आर जनरली स्मॉलर, ये छोटे होते हैं। मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल की तुलना में यह अपनी तेज़ी से संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं, बढ़ाते हैं। दे वेरी इन शेप एंड साइज, इसकी शेप और साइज इनके अलग अलग होते हैं। बैक्टीरिया के 4 बेसिक शेप हैं, बैसिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पाइरलम। ठीक, अब आगे हम लोग देखेंगे सेल ऑर्गेनेल इन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल जो हैं कैसे होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेल इन्वेलप के बारे में। सेल इन्वेलप कैसा होता है? ठीक है, सेल की बाउंड्री, जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं वे ढके कैसे होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखें ध्यान से, इट इज ए केमिकली कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो आप देख रहे हैं केमिकली रूप से जो इसकी कवरिंग है जिससे ये पैक होता है, वो कवरिंग कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोटेक्टिव होता है, उसको सुरक्षा देने के लिए होता है, मजबूती कवर होता है इसके चारों तरफ। ठीक है, इट इज केमिकली कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव कवरिंग। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो सेल इन्वेलप है प्रोकैरियोटिक सेल के चारों तरफ की जो बाउंड्री है जिससे यह घिरा हुआ है वह कॉम्प्लेक्स होता है, केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, उसको सुरक्षा देने वाला कवर होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 टाइटली बाउंड लेयर। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ 3 टाइटली बाउंड लेयर। यह 3 लेयर का बना हुआ है और भी तीनों लेयर कैसे होते हैं? टाइटली होते हैं, मजबूत होते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 टाइटली बाउंड लेयर्स। ठीक है, लेयर्स को क्या कहते हैं? तीनों लेयर्स जो होते हैं, तो आप देखें ध्यान से, पहले को कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरे को कहते हैं सेल वॉल और तीसरे को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल की जो आउटर कवरिंग है जो केमिकली काफ़ी मजबूत होता है, यह कितने लेयर का होता है? 3 लेयर का होता है। जनरली सबसे बाहर है ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर जो कि आउटर लेयर है, फिर है आपका उसके अंदर सेल वॉल और फिर है उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर हम फिगर की बात करें तो आइए इसके फिगर को भी हम देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का फिगर देखिए ध्यान से, यह आपका एक प्रोकैरियोटिक सेल है जो है आपकी बैक्टीरिया। ठीक है, यह एक प्रोकैरियोटिक सेल है बैक्टीरिया। देखिए ध्यान से इसके स्ट्रक्चर को। तो अगर हम ध्यान से इसके स्ट्रक्चर का अध्ययन करें तो आपको बैक्टीरिया में, ठीक है, बाहर की जो कवरिंग है वो काफ़ी मजबूत दिख रही है। या बाहर की जो कवर देख रहे हैं यह काफ़ी मोटी कवर आप देख रहे हैं, यह काफ़ी मजबूत कवर है जो आउटर कवरिंग है बैक्टीरिया की। ठीक है, 3 लेयर कवर अभी आपने देखा है। ठीक है, नेम देखें, यह जो है सबसे अंदर की जो कवर है वो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे अंदर की कवर जो है वह क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। देखें यहाँ पर अलग किया गया है, काटा गया है, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके बाहर का लेयर जो होता है उसको कहते हैं सेल वॉल। उसके बाहर का लेयर क्या है? सेल वॉल है। और सबसे बाहर आप देख रहे हैं एक लेयर है मोटा सा, वह है आपका कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल, जिसे आपने ग्लाइकोकैलिक्स का बना हुआ देखा था, ग्लाइकोकैलिक्स का बना हुआ कैप्सूल है। तो आप देख रहे हैं कि बैक्टीरिया में जो आउटर कवरिंग है वो काफ़ी मजबूत होती है। बैक्टीरिया की आउटर कवरिंग काफ़ी मजबूत होती है। सबसे बाहर वाले लेयर को कैप्सूल कहा जाता है, उसके अंदर वाले लेयर को सेल वॉल कहा जाता है और सबसे अंदर वाले लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, जो सबसे बाहर के लेयर हैं, जो कैप्सूल हैं, उन पर बाहर के धागे की तरह स्ट्रक्चर निकले रहते हैं। देखें ध्यान से, यह सब आप देख रहे हैं बाहर जो है यह छोटे छोटे धागों की तरह स्ट्रक्चर निकले हुए हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? फिम्ब्री कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? फिम्ब्री। ठीक है, तो बैक्टीरिया के बाहर जो आउटर सेल है, कैप्सूल है, उसके बाहर की तरफ छोटे छोटे उभार निकले हुए जिन्हें फिम्ब्री कहा जाता है। फिम्ब्री कहा जाता है। ठीक है, फिम्ब्री।
और कुछ बड़े भी स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकले हुए हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक बड़ा स्ट्रक्चर बाहर निकला जिसे पाइलस कहा जाता है, पाइलस, ठीक है। और यह इधर सामने से आप देखें एक मोटा स्ट्रक्चर जो है बाहर निकल रहा है बैक्टीरिया से, जिसे कहते हैं फ्लैजिलम। देखिए क्या कहते हैं, फ्लैजिलम, ठीक है। तो हेड से बैक्टीरिया के जो ऊपरी सिरा है, हेड कह सकते हैं, यहाँ से एक बड़ा सा धागा निकला हुआ जिसे फ्लैजिलम कहते हैं, और इसके पूरे बॉडी पर छोटे छोटे धागे निकले हुए जिन्हें फिम्ब्री कहा जाता है, ठीक है। और एक और धागा आप देख रहे हैं निकला हुआ है लगभग मध्य से, जिसे पाइलस कहा जाता है, ठीक। अब अंदर की बात अगर करें बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर, आप पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, हम आपको एग्जाम्पल एक बैक्टीरिया का समझा रहे हैं जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं पहले इसकी आउटर वाल को हमने बताया कि इसकी वाल जो है काफ़ी मजबूत होती है, सबसे अंदर वाले लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उससे बाहर सेल वाल और सबसे बाहर के लेयर को कैप्सूल कहा जाता है। इसके पूरे बॉडी पर उभार निकले होते हैं जिन्हें फिम्ब्री कहा जाता है, ठीक है। ऊपर की तरफ एक लंबा सा धागा निकला हो तो चाहे फ्लैजिलम कहते हैं, और जो है एक छोटे धागे थोड़ा बड़ा धागा निकला हो तो जिसे पाइलस कहते हैं। अभी आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसका अपना कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखें, यह न्यूक्लियस का मटेरियल है जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो जो भी क्रोमोसोम है, जो भी डीएनए हैं, वह ओपन है, पूरे खुले हुए हैं और एकदम बिखरे हुए हैं, ठीक है। तो इस न्यूक्लियस पार्ट को, जो न्यूक्लियस का पार्ट है, उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। इस तरह घुले हुए बिना मेम्ब्रेन के, बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाले न्यूक्लियस पार्ट को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड कहा जाता है, ठीक है। और इसके अंदर जो ऑर्गेनेल होते हैं उनका भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। कौन कौन से ऑर्गेनेल हैं? तो आप देखें यहाँ पे छोटे छोटे आपको राइबोसोम दिखाई दे रहे हैं, रेड रेड कलर के आप देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसके अंदर जो रस भरा रहता है उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इसमें आप देखें छोटे छोटे थोड़े बड़े आकार के साइज के इंक्लूजन्स भी पाए जाते हैं, छोटे छोटे इंक्लूजन्स पाए जाते हैं। और यहाँ पे आप देखें छोटे टुकड़ों के रूप में प्लाज्मिड भी पाया जाता है। डीएनए का टूटा हुआ पार्ट जो है अलग होता है जो मेन डीएनए से, उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर की अगर बात की जाए तो आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं है, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ है, इसलिए इसको न्यूक्लियस न कह के न्यूक्लियोइड कहा जाता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म आप देख रहे हैं, राइबोसोम्स इसमें पाए जा रहे हैं, प्लाज्मिड पाया जा रहा है जो एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है जो मेन डीएनए से अलग होता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। इसका काफ़ी यूज होता है प्लाज्मिड का, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो यह एक प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर आपने देखा। अब एक इंटरनल स्ट्रक्चर आप देखें, एक और बैक्टीरिया का प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर जो दीवार है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान से देखें, एक और फिगर है यहाँ पर, इसमें आप देखें अंदर आपको बताया गया था बैक्टीरिया में जो है जो लिक्विड रहता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, और बहुत सारे राइबोसोम पाए जाते हैं। देखें ध्यान से, ये आपके फ्री राइबोसोम्स हैं जो बैक्टीरिया के अंदर पाए जा रहे हैं, और यहाँ पे उभार निकले हुए जिन्हें पिलाई कहते हैं, या बाहर देखें धागे की तरह स्ट्रक्चर बाहर निकले हुए जिन्हें पिलाई कहा जाता है, और यहाँ पे बड़े धागे निकले हुए जिन्हें फ्लैजिलम कहा जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर आप देख रहे हैं बहुत सारे फ्री एंजाइम्स पाए जाते हैं, फ्री एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसके अंदर लिक्विड जो है साइटोप्लाज्म कहते हैं या साइटोसॉल कहा जाता है, ठीक है। ग्रेनुलर इंक्लूजन्स भी पाए जाते हैं, दाने की तरह के स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं जिन्हें ग्रेनुलर इंक्लूजन्स कहा जाता है। अब आप देखें कि इनके जो सबसे बाहर का लेयर था, पीछे हमने आपको बताया बैक्टीरिया में इसे कैप्सूल कहते हैं, उसके अंदर वाले लेयर को सेल वॉल कहा जाता है, और उसके अंदर वाले लेयर को जो है प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ध्यान दें दोस्तों, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देखें ध्यान से, यह अंदर वाली जो लेयर है वो अंदर की तरफ धंस जाती है, अंदर की तरफ धंस कर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे मीजोसोम कहा जाता है। यह आपका जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, वह अंदर की तरफ मुड़ जाती है और मुड़कर एक स्ट्रक्चर तैयार करती है जिसे मीसोसोम कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? मीसोसोम कहते हैं। ध्यान दीजिए, इस स्ट्रक्चर को मीसोसोम कहा जाता है, मीसोसोम। और यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रोमोसोम जो है, डीएनए जो है वह बिना मेम्ब्रेन के बिखरा हुआ है, जिसे क्रोमोसोम अटैच टू द सेल मेम्ब्रेन,
क्रोमोजोम जो है सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, क्रोमोजोम सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है और इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, यही स्ट्रक्चर हमारा क्या कहलाता है, न्यूक्लियोइड कहलाता है। और यह न्यूक्लियस का पार्ट है इस सेल में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है इसके पास। क्रोमोजोम डीएनए अटैच टू द सेल मेम्ब्रेन, क्रोमोजोम डीएनए जो है वो सेल मेम्ब्रेन से अटैच है। और आप देख रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ दब रही है और एक स्ट्रक्चर बना रही है जिसे हम कहते हैं मीसोसोम। यह एक इम्पॉर्टेंट आर्गन है बैक्टीरिया में, जो यह माइटोकॉन्ड्रिया की तरह वर्क करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह यह वर्क करता है मीसोसोम। ठीक है, तो आप बहुत सारे इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उनका नाम बदल जाता है, पॉलीराइबोसोम कहते हैं इसको, पॉलीराइबोसोम कहते हैं। जब एक साथ आपस में कई राइबोसोम आपस में जुड़े रहते हैं तो उन्हें पॉलीराइबोसोम कहते हैं, और अलग अलग रहते हैं तो उन्हें फ्री राइबोसोम कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने एक बैक्टीरिया का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा। फिर हम मेन स्ट्रक्चर पे आते हैं। यह एक देखें कलर फिगर है बैक्टीरिया का, जिसके बारे में हम अब चर्चा करते हैं। अब आते हैं, आपका रीडिंग करते हैं। आप पढ़ रहे थे प्रोकैरियोटिक सेल, ध्यान से दें। हाँ, तो हमने आपको बात किया कि देखें ध्यान से, हाँ, इट इज केमिकली कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनमें केमिकली कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है। यह केमिकली रूप से कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है। इट इज मेड अप ऑफ 3 टाइटली बाउंड लेयर, और यह जो है 3 लेयर के बने होते हैं। और भी लेयर कैसे होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं, टाइटली लेयर्स होते हैं। सबसे बाहर वाला जो लेयर है जो ग्लाइकोकैलिक्स का बना होता है, जिसे कैप्सूल कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दें, बाहरी लेयर जो है ग्लाइकोकैलिक्स का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। तो आउटर लेयर इज कंपोजिशन ऑफ थिकनेस, आउटर लेयर जो है इट्स कंपोजिशन एंड थिकनेस, इसकी जो कंपोजिशन है, बनावट है, जिसकी थिकनेस है, मोटाई है, वेरी इन डिफरेंट बैक्टीरिया, वह जो है अलग अलग बैक्टीरिया में क्या होती है, वेरी करती है, बदलती रहती है। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स का बना हुआ जो आउटर कवरिंग है, जिसे कैप्सूल भी कहते हैं, वह अलग अलग बैक्टीरिया में उसका मोटाई जो है, थिकनेस जो है, बदलता रहता है। थिकनेस क्या होता है, बदलता रहता है। देखें ध्यान से, आउटर लेयर इट्स कंपोजिशन एंड थिकनेस वेरी इन डिफरेंट बैक्टीरिया। इट मे बी स्लाइम लेयर। ठीक है, स्लाइम लेयर मतलब लूज शीथ, आर कैप्सूल थिक एंड टफ। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि जो आउटर लेयर है, जो ग्लाइकोकैलिक्स का बना है, यह स्लाइम लेयर भी हो सकता है, स्लाइम लेयर हो सकता है, लूज हो सकता है, शीथ की तरह हो सकता है। ठीक है, गोंद की तरह हो सकता है आउटर लेयर, जो स्लाइम लेयर होगा। ठीक है, तब उसको हम स्लाइम लेयर कहेंगे। या फिर जब वह थीक टफ हो जाएगा, मजबूत मोटा रहेगा, तब उसको कैप्सूल कहा जाएगा। तब उसे क्या कहेंगे, कैप्सूल कहेंगे। ठीक है, तो ग्लाइकोकैलिक्स का बना हुआ जो आउटर लेयर है वह स्लाइम लेयर भी हो सकता है। कब होगा, जब लूज शीथ का बना होगा, लूज होगा, शीथ का होगा, और जब थीक और टफ होगा तब उसे कैप्सूल कहेंगे। अब उसके अंदर आता है सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल मिडिल लेयर, सेल वॉल कौन सा लेयर होता है, मिडिल लेयर होता है, मध्य का लेयर होता है। सीन इन ऑल प्रोकैरियोटिक एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। ठीक है, सेल वॉल जो है सभी प्रोकैरियोट्स में दिखाई देते हैं, केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो मिडिल लेयर होता है उसको सेल वॉल कहा जाता है। ठीक है, और यह जो है लगभग सभी प्रोकैरियोटिक में दिखाई देते हैं, केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, इट गिव्स शेप टू द सेल एंड प्रोवाइड अ स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम एंड ब्रस्टिंग और कोलैप्सिंग। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो सेल वॉल है यह बैक्टीरिया को शेप देने का काम करता है। बैक्टीरिया या फिर जो भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनको शेप देने का काम करता है। इट गिव्स शेप, ये क्या देता है, शेप देता है। इट्स गिव्स शेप, यह शेप देने का काम करता है। ठीक है, शेप द सेल एंड प्रोवाइड अ स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सेल वॉल जो है यह प्रोकैरियोटिक सेल को एक शेप देने का काम करता है, उसको सपोर्ट करने का काम करता है, ताकि यह बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरियम जो है वो ब्रस्ट न कर पाए, कोलैप्स न कर पाए, फटने न पाए या सिकुड़ने न पाए।
ठीक है, फटने और सिकुड़ने से बचाने के लिए सेल वॉल उनको हेल्प करता है, एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने का काम करता है। फिर आते हैं हम इनर लेयर पे। इनर लेयर में आपका आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर लेयर को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है, तो ये सेमी परमिएबल होता है, सेमी परमिएबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट विथ आउटसाइड, और ये आउटसाइड से इंटरेक्ट करता है, जुड़ा होता है। तो आप देख रहे हैं कि इनर लेयर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगा, और ये सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल मतलब जो है इससे सभी पदार्थ आ जा नहीं सकते हैं, इससे सभी पदार्थ मटेरियल्स का आदान प्रदान नहीं हो सकता है, इसलिए इसको कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो चाहेगा वही इसके आर पार आ जा सकता है, हर चीज़ें इसके आर पार नहीं आ जा सकती है, ऐसे मेम्ब्रेन को ही हम कहेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो सेमी परमिएबल होते हैं नेचर में, ठीक है। इंटरेक्ट विद द आउटसाइड, और आउटसाइड से, बाहरी से जो है इंटरेक्ट भी करते रहते हैं। बाहर जो इसका सेल वाल है, ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं सबसे बाहर की तरफ जो लेयर था आपका ग्लाइकोकैलिक्स स्लाइम लेयर या कैप्सूल था, उससे भी यह आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटरेक्ट करता है, जुड़ा रहता है, ठीक है। दिस इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दैट ऑफ द यूकैरियोट्स, ठीक है। यूकैरियोट्स में अगर देखा जाए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो स्ट्रक्चरली रूप से वो सिमिलर ही होता है यूकैरियोट्स के, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो स्ट्रक्चर रूप से डिफरेंट होते हैं यूकैरियोट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, स्ट्रक्चरली रूप से समान होते हैं। यूकैरियोट के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ठीक उसी तरह के स्ट्रक्चर जो है प्रोकैरियोट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी होते हैं, ठीक है। अंदर की बात आते हैं, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सेल इन्वेलप, ठीक है, जो सेल इन्वेलप्स हैं उसके आधार पे, बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ सेल इन्वेलप एंड रिस्पॉन्स टू ग्राम स्टेनिंग डेवलपिंग ग्राम बैक्टीरिया आर 2 टाइप्स, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि सेल इन्वेलप के आधार पे और ग्राम स्टेनिंग के रिस्पांस के आधार पे, ग्राम स्टेनिंग मतलब जब इनको हम कलर करते हैं तो कुछ बैक्टीरिया का जो आउटर लेयर है वो कलर हो जाता है, कुछ प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो कलर हो जाते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं कलर होते हैं। उस आधार पे जो है इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। वेस्ट ऑन द टाइप ऑफ सेल इन्वेलप, सेल इन्वेलप्स के टाइप के आधार पे एंड रिस्पांस टू ग्राम स्टेनिंग डेवलप बाय ग्राम, और ग्राम स्टेनिंग के आधार पे जो हम कलर कर रहे हैं उस कलर आने के आधार पर, न आने के आधार पर बैक्टीरिया आर 2 टाइप्स। बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव जो स्टेन ले लेता है, जो कलर ले लेता है उसको ग्राम पॉजिटिव, और जो नहीं लेता है उसको ग्राम नेगेटिव कहा जाता है। ग्राम पॉजिटिव G+, दे टेक अप द रिटेन द ग्रेन स्टेन, ठीक है, जो ग्राम स्टेन को रिटेन किए रहते हैं, जो कलर्ड हो जाते हैं उनको ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। दे डू नॉट रिटेन द ग्राम स्टेन, और जो ग्राम स्टेन को नहीं लेते हैं उनको ग्राम नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि सेल इन्वेलप और रिस्पांस टू ग्राम स्टेनिंग के बेस पे बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड 2 टाइप, ग्राम पॉजिटिव दे टेक अप द रिटेन द ग्राम स्टेन एंड ग्राम नेगेटिव दे डू नॉट रिटेन द ग्राम स्टेन। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर हम लोग बात करेंगे मीसोसोम, ठीक है। मीसोसोम जिसे क्रोमैटोफोर्स भी कहा जाता है, जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है मीसोसोम, इसके बारे में पूछा जाता है। हमने फिगर में आपको समझाया था मीसोसोम के बारे में, आइए देख लेते हैं मीसोसोम के फिगर, देखें ध्यान से। यहाँ बैक्टीरिया का फिगर में आपने देखा था, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वह अंदर की तरफ मुड़ गया था, देखिए ध्यान से, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मुड़ रहा है, और इसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? मीसोसोम कहते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में अब चर्चा की जाएगी, मीसोसोम के बारे में। तो देखें ध्यान से, मीसोसोम, मीसोसोम या एंड क्रोमैटोफोर, ये क्या है? मीसोसोम मेम्ब्रेनस आउटर स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या है? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं। तो आइए मीसोसोम एंड क्रोमैटोफोर्स के बारे में चर्चा करते हैं। मीसोसोम इज फॉर्म बाई इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्ड होने से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ मुड़ जाने से
मीसोसोम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मीसोसोम इज फॉर्म बाय द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इंक्लूड्स वेसाइकल, ट्यूब्यूल्स, लैमेली। ठीक है, उनमें क्या क्या शामिल होता है मीसोसोम में? वेसाइकल्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं और लैमेली भी होते हैं। वेसाइकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेली, ये तीनों उसमें शामिल होते हैं मीसोसोम में। अब क्वेश्चन है कि इसका वर्क क्या है, फंक्शन क्या है? मीसोसोम हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, इन डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो मीसोसोम्स जो है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मुड़ने की वजह से बनता है, इनफोल्डिंग होने की वजह से बनता है, इसका वर्क है सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करना, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करना। ठीक है, इन सेल वॉल फॉर्मेशन, इन डीएनए रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम, इन डीएनए रेप्लिकेशन। आगे देखें, और क्या स्ट्रक्चर है इसका? मीसोसोम का वर्क है इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम टू डॉटर सेल। ठीक है, क्रोमोसोम जब डॉटर सेल में अलग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में यह हेल्प करता है मीसोसोम। इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम टू डॉटर सेल, क्रोमोसोम का डॉटर सेल में बंटवारे में भी यह हेल्प करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम टू डॉटर सेल, क्रोमोसोम का डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूशन में भी मीसोसोम हेल्प करता है। इन रेस्पिरेशन एंड सिक्रीशन प्रोसेस, रेस्पिरेशन एंड सिक्रीशन प्रोसेस में मीसोसोम हेल्प कर रहा है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम कर रहा है और एंजाइमेटिक कंटेंट में भी यह हेल्प कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि मीसोसोम जो है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से बनता है, इसके कई सारे वर्क हैं। ठीक है, इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम टू डॉटर सेल, क्रोमोसोम के डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूशन में यह हेल्प कर रहा है। इन रेस्पिरेशन एंड सिक्रीशन प्रोसेस, रेस्पिरेशन एंड सिक्रीशन प्रोसेस में हेल्प कर रहा है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया के इंक्रीज होने में हेल्प कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एंजाइमेटिक कंटेंट में हेल्प कर रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्रोमैटोफोर के बारे में। क्रोमैटोफोर आर पिगमेंट, क्रोमैटोफोर आर पिगमेंट, यह क्या है? पिगमेंट है, कलर है। कंटेनिंग मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग इन सम प्रोकैरियोट। ठीक है, क्रोमैटोफोर्स जो है वो पिगमेंट है जो कुछ, ठीक है, कंटेनिंग मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग इन सम प्रोकैरियोट, मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग्स वाले कुछ प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग वाले कुछ प्रोकैरियोट्स में क्रोमैटोफोर्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में क्रोमैटोफोर पाए जाते हैं, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया जो है वह मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग प्रोकैरियोट्स है। मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग प्रोकैरियोट्स है साइनोबैक्टीरिया, जिनमें क्रोमैटोफोर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बातें थी प्रोकैरियोट्स के बारे में। अब हम आगे देखते हैं प्रोकैरियोट्स के बारे में। न्यूक्लियोइड, ठीक है, न्यूक्लियोइड के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आपने स्ट्रक्चर में देखा था, जो न्यूक्लियस थे प्रोकैरियोट्स में, उनके चारों तरफ बाउंड्री नहीं थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, इसलिए उनको हम न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। तो हम न्यूक्लियोइड्स की चर्चा करेंगे, ध्यान से आप समझिएगा। इट इज फॉर्म्ड ऑफ नॉन मेम्ब्रेनस नेक्ड सर्कुलर ठीक है, जीनोमिक डीएनए, सिंगल क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो प्रोकैरियोट सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियस न होकर न्यूक्लियोइड कहा जाता है, न्यूक्लियस न कह के न्यूक्लियोइड कहा जाता है कंटेंट को। ठीक है, मेन कंटेंट को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट इज फॉर्म ऑफ नॉन मेम्ब्रेनस नेक्ड सर्कुलर जीनोमिक डीएनए, क्योंकि इसका जो जीनोमिक डीएनए होता है वह नॉन मेम्ब्रेनस होता है, नेक्ड होता है, खुला होता है। इट इज फॉर्म ऑफ नॉन मेम्ब्रेनस नेक्ड सर्कुलर जीनोमिक डीएनए, सिंगल क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो
जीनोमिक डीएनए होते हैं, सर्कुलर जीनोमिक डीएनए जो होते हैं वो खुले होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। प्रोटीन भी नॉन मेम्ब्रेनस है, इसलिए इसको न्यूक्लियस न कह के न्यूक्लाइड कहा जाता है। मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड आउटसाइड। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बैक्टीरिया में स्मॉल सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं, ठीक है, आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। जो जीनोमिक डीएनए है आपका उससे अलग बाहर स्मॉल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं, जिसको फिगर में आपको हमने समझाया था। मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड। क्या वर्क है इसका, क्या है काम? इट गिव्स सम यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर। जो प्लाज्मिड है इसमें कुछ विशेष, कुछ यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से यह रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट गिव्स सम यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स टू बैक्टीरिया। तो जो प्लाज्मिड्स है वो बैक्टीरिया में यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स डेवलप कराता है, जैसे कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के प्रति इनमें रेजिस्टेंस डेवलप होता है, ठीक है। तो अब फिर से अगर हम फिगर की चर्चा करें तो आप देखें ध्यान से बैक्टीरिया का फिगर, यह आपका बैक्टीरिया का फिगर हमने बताया आपको, जिसमें जो न्यूक्लियस है वो बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का है, इसलिए इसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है, ठीक है। मिसोसोम के बारे में हमने बताया कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से मिसोसोम बनता है। ये आपका मिसोसोम है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से बनता है, ठीक है। ये आपके डीएनए कंटेंट्स हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरे हुए नहीं है, इसलिए इसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि जो डीएनए पार्ट है, इसके अलावा जो डीएनए के पार्ट्स हैं जो अलग हैं, जो मेन डीएनए से अलग सर्कुलर डीएनए के पार्ट पाए जाते हैं, जो ये आप फिगर में देख रहे हैं, जिनको प्लाज्मिड कहा जाता है। यह एक यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है, एंटीबायोटिक्स के प्रति यह रेजिस्टेंस डेवलप करता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे फ्लैजिलम और फिम्ब्री के बारे में, तो ध्यान से समझें। चलिए देखते हैं अब हम फ्लैजिला के बारे में, जो बाहर की तरफ स्ट्रक्चर मोटा सा निकला हुआ था, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला। तो फ्लैजिला को हम लोग समझते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। थैंक यू।